गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको उत्तर प्रभाववाद पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको उत्तर प्रभाववाद के सिद्धांतों से अवगत कराया था। आज मैं उत्तर प्रभाववाद के प्रमुख आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग, जिन्हें हम वैन गॉग के नाम से पहचानते हैं, के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम प्रभाववाद आया। प्रभाववाद के बाद कुछ परिवर्तन लेकर नव प्रभाववाद आया और नव प्रभाववाद से में भी कुछ परिवर्तन आके उत्तर प्रभाववाद का जन्म हुआ। ये सारे परिवर्तन चित्र में प्रकाश एवं रंगों को लेकर थे। पॉल सेजान, वैन गॉग और गोगिया, ये तीनों प्रभाव उत्तर प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। आज मैं आपको वैन गॉग के बारे में बताने जा रही हूँ। वैन गॉग की कला व जीवन दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। दोनों का पृथक अध्ययन नहीं किया जा सकता, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वैन गॉग ने अपने भाई थियो को पत्र में लिखा था, मैं अपने सामने के दृश्यों को हूबहू चित्रित करने का कभी प्रयत्न नहीं करता। मैं रंगों का प्रयोग पूर्ण स्वेच्छा से करता हूँ, जिससे मैं दृश्य के प्रति मेरी आंतरिक भावनाओं को प्रभावी रूप से अंकित कर सकूं। जैसा दृश्य को देखकर मेरी अंतरात्मा महसूस करती है, ठीक वैसा ही मैं चित्रण करने में अपने आप को सक्षम पाऊं। ऐसे दृष्टिकोण को लेकर उन्होंने आजीवन कला निर्मित की। वे अभिव्यंजनावाद की यही संक्षिप्त समुचित परिभाषा है, जिसका उत्तर प्रभाववाद के बाद जन्म हुआ। उनकी कला ऐतिहासिक कला शैलियों, कला संबंधी सिद्धांतों या रचना के नियमों पर आधारित नहीं है। उनकी कला के लिए कला समीक्षक युइद ने लिखा है, उनकी कहानी सौंदर्यचकित आंख, तुलिका या मिश्रण फलक की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है, एक ऐसे दिल की कहानी है जो अंधेरे बंदीवास में धड़क रहा है और जानता ही नहीं है कि वह क्यों दुखी है और क्या चाहता है। वैन गॉग ने मानवता से अपार प्रेम किया और उन्हीं के लिए अपने जीवन को निसार कर दिया। वैन गॉग ने कला के लिए कला के ध्येय पर कभी विश्वास नहीं किया। कलाकृति में वे कला के सौंदर्यात्मक गुणों के विकास की अपेक्षा मानवीय दुख, परिश्रम व पारिमार्थिक आकांक्षाओं का भावनापूर्व दर्शन कराना चाहते थे। वैन गॉग का कार्य क्षेत्र फ्रांस रहा, किंतु उन्होंने कोरो, कुर्बे व माने की परंपरा का कलाकार नहीं मान सकते। वे वास्तव में डच थे, जन्म से डच थे, लेकिन कर्म से उनकी कार्यस्थली फ्रांस रही। वैन गॉग का जन्म 1853 में हॉलैंड के गांव में हुआ। उनके पिता पादरी थे, वे सामान्य स्थिति के परिजन थे। वैन गॉग का चेहरा बचपन से थोड़ा बेतुका था। शायद यही वजह थी कि वो एकांत प्रिय व भावना प्रधान थे, लेकिन उनको नियमबद्ध जीवन पसंद नहीं था। वैन गॉग अपने छोटे भाई थियो से बहुत प्यार करते थे। उम्र के 12वें साल में उन्हें जेवेन बर्गेन के विद्यालय में अध्ययन के लिए भेजा गया, जहाँ वे 16 साल तक रहे, लेकिन उनका स्वभाव उसी प्रकार उछल रहा। उसके पश्चात वे पेरिस के चित्रों के व्यापारी गूपिल की एक शाखा में विक्रेता की नौकरी करने लगे, जहाँ उन्हें रिम्ब्रांट, कोरो, मिले व डच चित्रकारों के चित्रों को देखने का मौका मिला। वह वैसे भी उनके चित्र उन्हें बेहद पसंद थे और वे उनकी बड़ी प्रशंसा करके बेचते थे। उनकी कार्य क्षमता को देखकर उनकी बदली लंदन शाखा में हो गई। यहाँ पहली बार सुव्यवस्थित, नियमबद्ध व रहन सहन में उनकी रुचि पैदा हुई। यहाँ वे अपनी मकान मालिक की लड़की उर्सुला से भी प्रेम कर रहे थे और विवाह की बात जब करने वो गए तो उन्होंने उसके पीछे जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे उनकी मानसिक अवस्था पर फर्क पड़ा और वो जिस रुचि से पहले चित्र बेचते थे वह थोड़ी कम हो गई।
उनको अब लंदन से हटाकर पेरिस की शाखा में नौकरी दे दी गई, लेकिन वे इस नौकरी से ऊब गए थे और त्यागपत्र देकर चले गए। इसके पश्चात वो धर्मोपदेशक बन गए और धर्म संबंधी चर्चा करते करते असहाय व पीड़ित लोगों को ऐसे विचार सुनाते सुनाते उनके मन में भी मन की शांति को को संवारने का विचार आया और वो पादरी बन गए। लेकिन यहाँ पर भी वो धार्मिक पोशाक पहनकर ईश्वर भक्ति में तो व्यस्त रहते थे, किंतु फुर्सत में वे रेखा चित्र करते थे। हालांकि बहुत अधिक रुचि चित्रकला में नहीं हुई थी, लेकिन वे फिर भी धीरे 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 चित्रकारी करने लगे। बोरीनाज में उनकी कला का सत्य अर्थ में प्रारंभ हुआ। वे गरीबों की सेवा करते, वे उनके परिश्रम व दुखी जीवन के चित्र खींचते। वे कहते थे ईसा सबसे महान चित्रकार थे। महात्मा गांधी ने भी ईसा को सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना है। अब वान गो की धार्मिक आकांक्षाओं व कलात्मक सहज प्रवृत्ति के बीच द्वंद्व शुरू हुआ। उन्होंने अपने भाई थियो को लिखा, 5 साल से मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का कुछ सदुपयोग हो। मेरे अंतर मन में कोई प्रेरणा मुझको परेशान कर रही है। मैं नहीं जानता कि वह क्या है। वे अपने भाई को पत्र लिख लिख कर अपनी मनोदशा से परिचित कराते रहते थे। एक बार उन्होंने दूसरे पत्र में लिखा, कुछ भी हो, मैं फिर हाथ में पेंसिल लेकर चित्रण करूंगा, जो मैंने एक दिन निराश होकर छोड़ दिया था। अब वान गो तपस्या पूर्वक जीवन का आरंभ हुआ। कला के अध्ययन के लिए वे हेग जाकर चित्रकार ऑटोन माओ, जो उनके रिश्तेदार थे, उनके पास 2 साल तक रहे। यहाँ के अध्ययन से न वे खुश थे न माओ। वे संग्रहालयों में जाकर रेम्ब्रांड के चित्रों का अध्ययन करते। अब वे चित्र के धार्मिक या सामाजिक महत्व के अतिरिक्त उसके कलात्मक गुणों की ओर भी ध्यान देने लगे। अपनी अल्प आमदनी से थियो उनके लिए जो कुछ पैसा भेजते, वह सारा पैसा वान गो चित्रकारी में लगा देते। सारा समय चित्रकारी में व्यस्त रहते। इस काल में उनके चित्र मिले के समान अंकन पद्धति में स्वच्छंद, सरल व प्रभाव में सामर्थ्यशाली रहे। 1880 से 1886 तक के चित्रों के विषय पूर्णतः मानवतावादी दृष्टिकोण लिए हुए हैं, जैसे खान या खेत के मजदूरों के कष्टमय जीवन, अनाथालय, गरीब बस्तियां एवं रास्ते जहाँ वो रहते थे, जिस स्थान पे वो रहते थे, वहाँ चारों तरफ जो मजदूर रहते थे, जैसा कच्ची बस्तियाँ टाइप जैसा वो जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके चित्र बना के उनकी मनोदशा को, उनकी मानसिक यातना को दूर करने का वान गो प्रयास कर रहे थे। वे कोयल या क्रेयॉन से रेखांकन करते व डच चित्रकारों के समान भूरे, काले एवं गहरे रंगों का अधिक प्रयोग करते, जिससे चित्र में दुख व निराशा के भाव प्रतीत होते। थियो उनको जो आर्थिक सहायता भेजते थे, उससे उनका खर्च नहीं चलता था, तो वे पास में मजदूरों में घूमते, उनके चित्रांकन बनाते और वहीं घास पर सो जाते। तो जिन लोगों के वे चित्र बनाते थे, वही उनको कुछ कुछ खाने को दे देते थे, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं कर दिया करते थे। वान गो यहाँ एक स्त्री के संपर्क में भी आए और वही स्त्री उनके खाने पीने, दवाइयाँ, शराब व धूम्रपान का खर्चा उठाती। उस स्त्री के बारे में उनकी क्या धारणा थी, उनके निम्न वाक्य से स्पष्ट होता है, जो उन्होंने लेखक मिचेले से उद्धृत करके उस स्त्री के रेखांकन चित्र के नीचे लिखा, दुनिया में दुखी अकेली परित्यक्ताएं कैसी हो सकती है। जब थियो ने आकर वान गो के इस परिस्थिति से मुक्त किया और वे अपने पिता के पास उसे न्यूयेन में छोड़ आए। वान गो की कला के आरंभिक काल को, जो 1880 से 1886 रहा है, उसे हम डच काल कहते हैं। इस काल का उनका चित्र आलू भक्षी बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। इस सामर्थ्यपूर्ण चित्र में डच कला के समान गहरे भूरे व हरे रंगों का प्राचुर्य है। इस चित्र के संबंध में वान गो ने थियो को पत्र में लिखा, मैंने इस चित्र द्वारा यह दिखाने का प्रयत्न किया है
कि जो निर्धन लोग होते हैं वे दीपक के प्रकाश में हाथ डालकर आलू खा रहे हैं, यानी धरती में से खोद के आलू निकाल रहे हैं और वे उन्हें पका के खा रहे हैं या कच्चे ही खा रहे हैं। सुरक्षित लोगों से भिन्न रहन सहन का इसमें दर्शन है, और मैं नहीं सोचता कि हर दर्शक इसको पसंद करे। रूढ़िवत पद्धति से इस चित्र को चिकना व आकर्षक बनाना अयोग्य होगा। कृषक जीवन के चित्र को सुगंध की क्या आवश्यकता है? ऐसे चित्र में यदि धुएं गोबर में खाद की गंध आती है तो यह बिल्कुल सही है। ऊबड़ खाबड़ मानवाकृतियाँ, वक्रतापूर्ण रेखांकन, जोशीला तुलिका संचालन एवं वह हल्के व गहरे रंगों का विरोधी पूर्ण प्रयोग इस चित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। अब मैं इसके आगे का आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।